डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ आपको मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में अशोक पढ़ेंगे। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरा राजा पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का, अशोक मौर्य। तो वीडियो को पूरा देखें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के साम्राज्य में क्या अंतर था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अशोक का साम्राज्य। किसका साम्राज्य? ये पूरा अशोक का, जो नीले कलर से दिख रहा है ये पूरा अशोक का साम्राज्य है, इतना बड़ा। ठीक है, अब देखिए अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो पूर्व में आता है बंगाल। पूर्व में कहाँ तक? पूर्व में बंगाल, नोट करते जाएं आप। पश्चिम में ये ईरान की बॉर्डर है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में कश्मीर, और दक्षिण में ये क्या है तो मैसूर, कर्नाटक। इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक का। अब देखिए यहीं पर अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कलिंग नहीं आता था। ठीक है, ये वाला एरिया जो व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ये कलिंग है। क्या है? कलिंग। और इसको कौन कैप्चर करता है? इस पर अधिकार कर लेता है अशोक। बाकी जो बचा हुआ ये किसका साम्राज्य हुआ? तो ये पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और ये वाला अशोक इस पर भी अधिकार कर लेगा बाद में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक ने क्या क्या करा, सबसे पावरफुल, अशोक को महान क्यों कहते हैं। तो देखिए अशोक जो है ना, मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ और मौर्य वंश का तीसरा शासक है। ठीक है, पहला है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा है अशोक। तो देखिए अशोक का राज्य अभिषेक कब होता है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 269 ईसा पूर्व अशोक शासक बनता है मगध का। ठीक, अब देखिए इसके पहले ईसा पूर्व, ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें तो बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 271 ईसा पूर्व। तो 3 साल क्या रहा भैया? 3 साल उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब 3 साल का जो ड्यूरेशन है, उस समय ठीक से कोई शासन स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि अशोक जब राजा बनता है उस समय ये कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंतिका जनपद का राज्यपाल था। ठीक है, अवंतिका मतलब उज्जैन। ठीक है, वहाँ का राज्यपाल था। तो उस समय जो राजा बना था, इसका बड़ा भाई सुशीम बनता है। कौन बनता है? सुशीम। सुशीम उस समय सत्ता को कैप्चर करता है, पर वो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है। उसको हटाकर अशोक शासक बन जाता है। तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व। तो बीच का समय एक अस्थिरता का समय रहा। ठीक है, तो अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है। तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व। अशोक मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध का राजा बनता है। अब देखिए अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी। ये इनका नाम कई बार पूछा गया है कि अशोक की मदर कौन थी। तो अशोक की मदर थी सुभद्रांगी। और ये किसके अनुसार बताया गया? तो दिव्यादान के अनुसार अशोक की माता को सुभद्रांगी बताया गया है। और सुभद्रांगी थी एक दासी थी। क्या बताया गया है इसे? दासी थी सुभद्रांगी। और अशोक एक दासी पुत्र था। ठीक है, अशोक दासी पुत्र हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए जब राजा बना उस समय कहाँ का राज्यपाल था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो अशोक अवंतिका का राज्यपाल था। अशोक जब राज्याभिषेक होता है तब कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंतिका, उज्जैन का राज्यपाल था। अब देखिए अशोक के नाम क्या मिलते हैं? अशोक के नाम मिलते हैं मास्की और गुजरा, नेतर, उड़, गोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये प्रश्न भी आता है कि किन अभिलेखों से पता चलता है अशोक के नाम के बारे में। तो मस्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख, नेतर, उड़, गोलम अभिलेख से अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ इन अभिलेखों में। इसके बाद देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कौन सा युद्ध लड़ा? तो कलिंग युद्ध। सबसे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। ये युद्ध कई बार पूछा गया एग्जाम में। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध होता है अशोक का। इसमें कलिंग पर अशोक आक्रमण करता है और कलिंग को जीत लेता है। ठीक है, और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तोसली पर किसने अधिकार कर लिया? अशोक ने अधिकार कर लिया। अब देखिए कलिंग पर अटैक करता है अशोक, तो पूरे वहाँ के जितने भी पुरुष होते हैं सबको मार देता है वो, कोई पुरुष नहीं बचता है वहाँ पर। तो महिलाएं अपनी सेना बनाती हैं
और अशोक से युद्ध लड़ने आती है, ठीक है। तो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की हत्याएं होती हैं, सैनिक मारे जाते हैं। तो इस युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, अशोक का हृदय परिवर्तन होगा और अशोक यहाँ से हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग से बढ़ जाएगा आगे की ओर, ठीक है। अहिंसा अपना लेता है, वो हिंसा नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण बढ़ेगा उसका। अब देखिए कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलेगा, अभी हम आगे बात करेंगे और उस पर भी। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोशली कलिंग की राजधानी थी। इसके बाद देखिए अशोक इस युद्ध से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। अब वो चाहता है कि अब वो युद्ध नहीं करेगा, तो युद्ध नहीं करेगा तो इसके लिए क्या करता है, वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण बढ़ता है उसका, ठीक है। तो वो उपगुप्त नामक ये भिक्षु का नाम जरूर नोट करना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु। कौन से भिक्षु, बौद्ध भिक्षु से अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक किससे लेता है, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली अशोक ने, ठीक है। या उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ठीक। अब देखिए यहाँ से अशोक अहिंसा के मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। अब अशोक युद्ध नहीं करता है, अब क्या करता है, वो कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे अशोक पूरा अमर हो जाता है इतिहास में, ठीक। अब देखिए अशोक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अशोक ने आजीवक संप्रदाय, ये मैंने बताया था, आजीवक संप्रदाय भाग्य में विश्वास करता है, ठीक है, कर्म में विश्वास नहीं करता है। और अशोक के जो फादर थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो अशोक क्या करता है, आजीवकों को रहने के लिए बराबर, कौन सी पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाता है, ठीक है। 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है। ये गुफाओं के नाम कई बार पूछा गया है। तो कौन कौन सी गुफाएं, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं अशोक ने बनवाई थी। किसके लिए, बराबर की पहाड़ी में जो आजीवक संप्रदाय के संत वगैरह थे उन लोगों को रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय के जो विद्वान थे उन लोगों को रहने के लिए, जो संत वगैरह थे उन्हें रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में उसने कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नाम की गुफाएं बनवाई, ठीक है। इसके बाद देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये यहाँ पर नाम करेक्शन कर लेना, संघमित्रा है, ठीक है। क्या नाम है उसका, संघमित्रा, को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ये प्रश्न कोई 100 बार एग्जाम में आ चुका है। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए बौद्ध परंपरा के अनुसार, अनेक लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 कितने 84,000 स्पूतों का निर्माण करवाया, ठीक है। 84,000 स्पूत बनवाए थे अशोक ने, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए अशोक ने भारत में पहली बार शिलालेख लिखने का प्रचलन करवाया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार शिलालेख लिखने का प्रचलन कौन सा राजा करवाता है, तो अशोक। शिलालेख मतलब पत्थरों के ऊपर लेख लिखे गए कि भैया राजा कैसा है, प्रजा कैसी है, साम्राज्य में कहाँ तक फैला हुआ है, लोग सुखी है या दुखी है, ये सारा पूरा लिखा गया है। तो ये भारत में पत्थरों पर या शिलाओं पर पहली बार किसने लिखवाया, किस राजा ने लिखवाया, तो अशोक ने लिखवाया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लैंग्वेज में मिलेंगे, ब्राह्मी भाषा में मिलते हैं, खरोष्टी में मिलते हैं, ग्रीक में मिलते हैं और अरमाइक, ठीक। ये 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख मिले। ये भाषा, ये प्रश्न भी आया कि अशोक के अभिलेख कितनी भाषाओं में मिले अभी तक, तो 4 भाषाओं में मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं, ठीक है। ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं हमें सवाजगढ़ी एवं मनसेरा। ये कहाँ पर आता है, तो पाकिस्तान में। ये 2 स्थानों से हमें खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिले हैं अशोक के। इसके बाद और बाकी भारत, जो शेष भारत बचा है, वहाँ से हमें ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अशोक
के अभिलेखों को 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हैं हम। जो अशोक के अभिलेख लिखे हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है जो एक पत्थर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये एक शिला है, इसके ऊपर अगर कोई अभिलेख लिखा गया है तो इसे बोलेंगे शिलालेख, ठीक है, पत्थर के ऊपर। फिर इसके बाद स्तंभ अभिलेख। जैसे स्तंभ मतलब पिल्लर, ये कोई पिल्लर है, इसके ऊपर लिखा गया है इस टाइप से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्तंभ अभिलेख कहलाएगा। और इसके बाद गुहा अभिलेख, मतलब गुफा के अंदर जो लिखे गए अभिलेख है उन्हें गुहा अभिलेख कहते हैं, ठीक है। गुफाओं के अंदर भी कई अशोक के अभिलेख मिले हैं हमें, ठीक। तो इस प्रकार से अशोक के द्वारा जो लिखे गए हैं अभिलेख वो कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में। तो शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और गुहा अभिलेख, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई, ठीक। कब हुई है? 1750 ईस्वी में पाब्रिट फेंथलेर ने की है। और इनकी संख्या कितनी है? तो 14 है, ठीक है। शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? 14, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें यहाँ। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता कब मिली? तो 1837 में। जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो हमने पहली बार कब पढ़ पाए? तो 1837 में पहली बार अशोक के अभिलेख पढ़े गए। और ये किसने पढ़े? तो जेम्स प्रीसेस। ये जेम्स प्रीसेस का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये खोजने वाले का नाम, ठीक है, तो ये दोनों नाम जरूर नोट करें आप। और अशोक के शिलालेख कितने हैं? तो 14 शिलालेख हैं। अब देखिए 14 शिलालेख हैं। इसके बाद देखिए आगे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ मतलब पिल्लर पर कितने लेख लिखे गए? तो 7 लिखे गए हैं, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब देखिए स्तंभ अभिलेख मतलब पिल्लर पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो कितने लिखे गए हैं? 7 लिखे गए हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये अलग अलग स्थान से मिले हैं स्तंभ अभिलेख। अब देखिए स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं आगे हम। अशोक के प्रमुख स्तंभ अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं हमें? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख यह कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पर था ये प्रयाग स्तंभ लेख? तो ये कौशाम्बी में था। और इस स्तंभ लेख को अकबर जो मुगल राजा था इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, ठीक। ये प्रश्न कई बार आया है कि प्रयाग स्तंभ कहाँ पर था? तो प्रयाग स्तंभ था आपका कौशाम्बी में। और वहाँ से किसने शिफ्ट किया था? तो ये अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इसके बाद देखिए दिल्ली में टपेरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? स्तंभ अभिलेख। तो यहाँ स्तंभ अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली ले गया था, ठीक है। मतलब फिरोज शाह तुगलक जो बादशाह था दिल्ली का, ठीक है, गुलाम तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं, ठीक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा भैया? दिल्ली के टपेरा अभिलेख को टोपरा से दिल्ली ले आया, ठीक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था ये स्तंभ अभिलेख, ठीक है। दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले कहाँ था? मेरठ में। फिरोज शाह तुगलक इसे कहाँ लेकर आएगा? तो दिल्ली ले आएगा इसको, ठीक है, दिल्ली में स्थापित करेगा वहाँ से लाकर। फिर इसके बाद है रामपुरवा अभिलेख, यहाँ चंपारण बिहार में स्थापित है। और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला अभिलेख है हमारा लोरिया अरेराज, चंपारण बिहार में, ठीक है। और छठा है अब हमारा ओरिया नंदगढ़, चंपारण बिहार में। स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। जो छठा स्तंभ है लोरिया नंदगढ़ चंपारण में, किसका चित्र बना हुआ है? तो मोर का चित्र बना हुआ है। इसके बाद कौशाम्बी अभिलेख, अब ये 7वां अभिलेख है। 7वां स्तंभ अभिलेख कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी अभिलेख। इसे रानी का अभिलेख कहते हैं और ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। और ये 7वां है और ये सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का। इसके बाद देखिए अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मीदेई का अभिलेख, ठीक है। इसमें लिम्बुनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8% कर दी थी, 1/8 भाग कर दिया गया था। और लिम्बुनी ग्राम का धार्मिक कर बलि को उसने समाप्त कर दिया था। जो धार्मिक कर लगता था बलि कहा जाता था उसको, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेख, अब क्या पढ़ेंगे हम? शिलालेख और किन विषय से संबंधित है? जो अशोक के शिलालेख हैं 14,
वो किन किन विषय से संबंधित हैं वो पढ़ेंगे अब हम, है ना। तो देखिए पहला ये जो नंबर डाले हैं ये उसके शिलालेख के नंबर है। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो पहला शिलालेख है अशोक का, उसमें क्या किया गया है कि पशुओं की बलि नहीं दी जाना चाहिए, उसकी निंदा की गई है, ठीक है। पशु बलि बुराई है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है, इसमें क्या कहा है उसने, पशु मनुष्य दोनों का व्यवहार का उल्लेख है। पशु और मनुष्य दोनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका उल्लेख कौन से शिला अभिलेख में है, तो दूसरे शिला अभिलेख में। तीसरा शिला अभिलेख क्या कहता है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यहाँ आदेश दिया गया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है, ठीक है। मतलब जो तीसरा शिलालेख है इसमें लिखा गया है कि जो राजकीय अधिकारी है उन्हें 5 वर्ष में पूरे देश का दौरा करना चाहिए, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से धार्मिक रूल हैं उनका पालन करना सभी के लिए। इसके बाद चौथा अभिलेख है, इसमें भारी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भारी घोष का मतलब होता है कि अशोक जो युद्ध लड़ रहा था, मतलब युद्ध के लिए बात की गई है। भारी घोष मतलब सबका विनाश कर देगा, वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके स्थान पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर धम्म घोष की बात की गई। धम्म घोष मतलब अब अशोक बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ा है, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो अहिंसा को अपनाता है, किसी भी प्रकार का खून खराबा मारकाट नहीं करेगा, धम्म घोष, ठीक है। इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। जो 5वां शिलालेख है इसमें हमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए जो छठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठे शिलालेख में क्या दी गई है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है कि अशोक ने कौन कौन सी तीर्थ यात्राएं की थी। अशोक का 9वां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है, उल्लेख है। इसके बाद 10वां शिलालेख है, इसमें अशोक के आदेश इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो 10वां शिलालेख है इसमें क्या लिखा है कि जो राजा होगा और जो अधिकारी होंगे वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करेंगे और उनके हित में सोचेंगे, ठीक है। इसके बाद 11वां क्या कह रहा है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। 11वें में क्या है, बौद्ध धर्म की व्याख्या की गई है। इसके बाद 12वां क्या कह रहा है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई। अब देखिए जो 12वां शिला अभिलेख है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें स्त्री महामात्य है, ठीक है। महामात्य मतलब मंत्री, ठीक है। स्त्रियों को मंत्री की नियुक्ति, मतलब स्त्रियों को भी अब क्या बनाया जाएगा, मगध साम्राज्य में मंत्री वगैरह बनाया जाएगा। सोच सकते हो कि उस समय स्त्रियों को मंत्री वगैरह बनाना स्टार्ट हो गया था। अभी भी हमारे यहाँ पर 33% विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की संख्या नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न अभी भी नहीं है। पर उस समय उन्होंने क्या करा था कि महिलाओं और स्त्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने महामात्यों की नियुक्ति होगी, मतलब महिलाओं को भी मंत्री बनाया जाने लगा उस टाइम, ठीक है। नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों से सम्मान की बात कही गई है, ठीक है। मतलब जितने भी महिलाओं के जो विचार रखे जाएंगे, जो मंत्री रहेंगे, उनके सम्मान की बात कही। तो उस टाइम पर ये बात हो गई थी, जो अभी तक हमारे देश में ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी तक हम इसे जो धरातल पर है वो नहीं ला पाए हैं, ठीक है। अगर आज हम महिला मंत्रियों की बात करें तो मुश्किल से 5-7 महिला मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में। ये एक बहुत सोचना वाला विषय है हमारे लिए। इसके बाद देखिए 13वां जो शिलालेख है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कलिंग युद्ध का सर्वोच्च वर्णन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब देखो कोई मर जाता है तो 13वीं करते हैं, तो कलिंग युद्ध में कई सैनिक शहीद हो गए तो उनकी 13वीं कर दी हमने 13वें शिलालेख में, ऐसे याद रख लिया उसको। इसके बाद देखिए आगे 5 यवन राजाओं का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो 13 शिलालेख है उसमें क्या है, 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे, ठीक है। अशोक ने जहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था लोगों को। इसके बाद अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, ये 14वें शिलालेख में है। अब देखिए इसके बाद अशोक के शासनकाल में जो राज्य थे, प्रांत थे, उनकी संख्या कितनी हो गई थी। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। मौर्य साम्राज्य में प्रांत कितने थे, 5 थे।
प्रांतों को चक्र कहा गया था। प्रांतों को क्या कहा गया था? चक्र कहा गया था। और प्रत्येक के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए 5 प्रांतों की राजधानियां पूछी जाती है। कौन कौन से 5 प्रांत थे? तो देखिए राजधानी और प्रांत। तो पहले हम बात करेंगे राज्य, तक्षशिला। उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? भैया ये राज्य का नाम है, प्रांत क्या है? उत्तरापथ, और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अवंतिका की राजधानी क्या थी? मतलब अवंतिका ये प्रांत का नाम है और ये राजधानी। ठीक है, तो प्रांत हो गया उत्तरापथ, राजधानी हो गई तक्षशिला। अवंतिका की राजधानी है उज्जैनी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। ठीक है, इसके बाद दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। प्राची या पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो अशोक के शासनकाल में प्रांत कितने थे? 5 प्रांत हो गए थे। ठीक है, ये प्रांत जरूर ध्यान रखें, राजधानियाँ कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जैसे जो बेचा जा रहा है उसका 10वां भाग क्या होगा? बिक्री कर लिया जाता था, और इससे बचने पर मृत्युदंड दिया जाता था। प्रशासन में गुप्तचर विभाग, प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प कहलाता। गुप्त विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था, मतलब ये प्रमुख था, अमात्य महामात्य सर्प। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा गया है। ठीक है, जैसे एक ही जगह पर रहकर जो काम करते थे उन्हें क्या कहते थे? संस्था। और जो घूमते फिरते राज्यों में जो भी घटनाएं घट रही है, गुप्त इंफॉर्मेशन लाते थे, तो ऐसे को क्या कहा गया है? ठीक है, तो ऐसे को कहा गया है गुड़ पुरुष। ठीक है, इसके बाद देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले, कार्य करने वाले गुप्तचरों को संचार कहा गया है। जो भ्रमण करके जो सूचनाएं इकट्ठा करते थे राज्य की व्यवस्था की, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? संचार कहा गया है। इसके बाद देखिए संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले और जो सूचना इकट्ठा करते थे। इसके बाद अशोक के समय जनपदीय न्यायालय थे। क्या थे? जनपदीय न्यायालय, मतलब जो जनपद पर न्यायालय होते थे उनके न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो राजुक। ये कई बार पूछा गया है कि राजुक क्या होता था मौर्य काल में, तो राजुक जनपदीय न्यायाधीश होता था। इसके बाद सरकार, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया। जो सरकार गवर्नमेंट के अंडर में जो जमीन होती थी उसे कहा जाता था सीता भूमि। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मात्रक कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए सैन्य विभाग का सबसे बड़ा सेनापति होता था। अधिकारी कौन होता था? सेनापति। मतलब सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? सेनापति होता था। अब देखिए प्लिनी एक लेखक है, प्लिनी यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे। ठीक है, और 30,000 घुड़सवार सैनिक थे और 9,000 हाथी थे। ठीक है, इतनी बड़ी किसकी सेना थी? तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद देखिए अशोक विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। ये कई बार पूछा गया कि अशोक विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। अब देखिए मौर्य वंश में कितने वर्ष तक शासन किया? तो मौर्य राजाओं ने 137 वर्ष तक शासन किया था। 137 ईयर तक मगध पर शासन किया। और भागवत पुराण के अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए। जबकि वायु पुराण के अनुसार क्या कह रहा है भैया? वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए मौर्य वंश में। और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त। ठीक है, इस मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ? बृहदत्त हुआ। इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देगा। कौन करेगा? इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और वो हत्या कब करेगा? 185 ईसा पूर्व। ठीक है, इस समय इसकी हत्या हो गई और मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है, शुंग वंश का। अब देखिए कई बार मौर्य वंश के पतन के कारण परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश का पतन किन कारणों से हुआ। पीएससी मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मौर्य वंश के पतन के कारण क्या क्या थे। तो अब देखिए मौर्य वंश के पतन के कारण देखते हैं। तो पहला है निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य वंश का अशोक के बाद कोई भी ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला जो मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। तो पहला कारण तो हुआ निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा हुआ केंद्रीय शासन का दुर्बल होना। अब देखिए भैया दूसरा कारण क्या है यहाँ पर? केंद्रीय शासन का दुर्बल होना।
मतलब जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा तो जो शासन होगा वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। केंद्र से इतने बड़े साम्राज्य का शासन आप नहीं चला सकते हो। फिर इसके बाद है साम्राज्य का विभाजन। अशोक की मृत्यु के बाद जो साम्राज्य था वो विभाजित हो जाता है। जो पूर्वी भाग पर दशरथ शासन करता है, ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी पूर्वी भाग पर दशरथ और पश्चिमी भाग पर कौन शासन करता है, तो कुणाल, ठीक है। मतलब उसका साम्राज्य अब 2 भागों में डिवाइडेशन हो गया। जो इतना बड़ा साम्राज्य था, पूर्व में दशरथ शासन कर रहा है और पश्चिम में कुणाल शासन कर रहा है, ठीक। तो शक्ति कम हो जाएगी राज्य की, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए प्रजा का विद्रोह। प्रजा यहाँ पर विद्रोह करने लग जाती है, क्योंकि इसके पहले भी कलिंग तोसली में विद्रोह होता है, तोसली नहीं सॉरी, इसके पहले भी तक्षशिला में विद्रोह होते हैं, अशोक जब राज्यपाल था तभी। इसके बाद देखिए अत्याचारी शासन। अब देखिए जो मौर्य साम्राज्य था इसके मंत्री वगैरह अत्याचार करने लग जाते हैं जनता के ऊपर, इससे भी विद्रोह होते हैं। दरबारी षड्यंत्र। दरबार के अंदर ही क्या होता है, सत्ता परिवर्तन करने के लिए षड्यंत्र होते हैं, सभी चाहते हैं कि हम राजा बन जाएं। फिर इसके बाद देखिए विदेशी आक्रमण। इसी समय कई विदेशी आक्रमण का भारत में होने लगते हैं। यवनों के भारत पर आक्रमण होते हैं, पर कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं होने के कारण ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाती। फिर इसके बाद अशोक का अहिंसात्मक नीति। मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े पतन का कारण बताया जाता है कि अशोक की जो नीति थी, ठीक है, अशोक ने जो अहिंसात्मक नीति अपनाई थी उसके कारण मौर्य साम्राज्य बर्बाद हो गया। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो अशोक, अगर आप राजा ही युद्ध करना छोड़ देगा कि अब भैया युद्ध नहीं करेंगे हम, तो कोई भी अटैक कर सकता है, सेना भी निर्बल हो जाएगी, सेना प्रैक्टिस करेगी क्या युद्ध की लगातार, ये राजा ही बोल रहा है कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन बताया जाता है। सबसे बड़ा अशोक का अहिंसात्मक होना, बौद्ध धर्म अपनाया जाना और अहिंसात्मक होना, ये मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बताया जाता है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव। लोगों में इतना बड़ा साम्राज्य है, राष्ट्रीय भावना नहीं आ पाती है, जिसके कारण भी इसका पतन होता है। इसके बाद देखिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सबसे बड़ा रीजन रहता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो अशोक क्या करता है, बहुत ज़्यादा दान देता है। अशोक पशुओं के लिए चिकित्सा बनवा देता है। इंसान तो बहुत बड़ी बात होगी, आज अगर हम बात करें कि अस्पताल, इंसानों के लिए ठीक से अस्पताल नहीं है हमारे देश में, अशोक ने उस समय पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवा दिए। इंसान तो बहुत बड़ी बात होगी, तो मतलब कितना उसने प्रजा के ऊपर काम किया, ठीक है। तो जिसके कारण आर्थिक रूप से राज्य में इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर हो जाएगा तो सेना नहीं रख पाएंगे, तो राज्य निर्बल होगा, तो एक कारण ये भी हुआ। फिर इसके बाद ब्राह्मण प्रतिक्रिया। अब देखो अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा विकास होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्राह्मण थे वो बौद्ध धर्म मतलब मौर्य डायनेस्टी से परिवर्तन करना चाहते हैं और एक नई डायनेस्टी का उदय रखना चाहते हैं। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करता है और ब्राह्मण राजवंश की नींव रखता है 185 ईसा पूर्व, ठीक है। ये उसका मंत्री था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, और यहीं से फिर ब्राह्मण वंश की नींव रखी जाती है। अब देखिए कुछ वन लाइन फैक्ट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्राग प्रशस्ति सम्राट अशोक के स्तंभ पर रखी थी, ठीक। ये प्राग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखें आप। इसके बाद देखिए अशोक को धम, अशोक का धम मनुष्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अशोक का धम किससे संबंधित था, तो मनुष्य की प्रतिष्ठा से संबंधित था अशोक का धम। इसके बाद मस्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, तो ये नाम बहुत बार पूछा गया है, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय कहाँ मिलता है अशोक का, तो मस्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, देवनाम प्रिय। ये पीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देवनाम प्रिय कौन से अभिलेख में मिलता है, तो मस्की अभिलेख में मिलता है। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे, अशोक ने बनवाए थे, जो ईंटों से बने हैं, ठीक है, सांची। और ये 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब देखिए मौर्य काल में चांदी के सिक्के पर मयूर और पर्वत अर्धचंद्र की छाप वाली आहत मुद्राएं मिलती, जो उस समय करेंसी चलती थी, उस पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र के सिंबल मिले हैं हमें, ठीक। अशोक स्तंभ का सबसे पहले अशोक के जो स्तंभ लेके वो सबसे पहले किसने पढ़े हैं, तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़े हैं। इसके बाद देखिए अशोक के शासनकाल में भाषा कौन सी थी, तो राजभाषा थी इनकी पाली। राजभाषा क्या थी इनकी, पाली।
राजभाषा पाली, ये कई बार पूछा गया है कि अशोक की राजभाषा क्या थी, तो पाली थी। अब देखिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जिसमें राज्य शासन के बारे में लिखा गया, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होना चाहिए, और राज्य में जो संसाधन है वो कैसे होना चाहिए। उपगुप्त मथुरा का एक बौद्ध भिक्षु था, जिसके प्रभाव में आकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं, सॉरी, ये आपका मौर्य डायनेस्टी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।